Hello, Assalamu alaikum. This is your host, Shanawar Burhan, and we are back with another episode of The Leading Edge. And so we saw that last time जब हमने episode की थी तब तक पाकिस्तान के chances of going through the semi-finals were very very bright. And जब हम आज episode कर रहे हैं तो they look a little bleak now since we have seen कि पाकिस्तान ने marginally लेकिन हरा दिया अफगानिस्तान को. लेकिन on the other hand इंग्लैंड ने भी इंडिया को हरा दिया, जिसके ऊपर बहुत controversies भी हुई, हमने देखा ट्विटर पे और सोशल मीडिया के ऊपर. But before we move on to that match, हम पहले पाकिस्तान की बात करेंगे. And Pakistan won over Afghanistan with 3 wickets remaining. Tight match था than we expected. And before I hand it over to my guest, मतलब मैं appreciation के लिए करूँगा क्योंकि मैं इमाद वसीम के बारे में काफ़ी critical होता हूँ और मतलब I don't like him as an ODI player, लेकिन उसने काफ़ी एक अच्छी और crucial innings खेली with वहाब रियाज and they both were absolutely amazing. लेकिन वहाँ तक तो बात ही नहीं जानी चाहिए थी. So guys, what do you think about the match? के too close to call? Or did Pakistan deserve to win? Well, they went over the line. Did they actually deserve to win this match? Yeah, I think it was an okay win. अफगानिस्तान के स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं and the pitch suited them very well, ठीक है. And after in the second innings pitch जो है ना और भी स्लो हो गई और भी जो है ना पिच में मसले आ रहे थे. तो considering it was a good total as well, Pakistan could have bowled well, but it was a good total, it was a good pitch for spin bowling and Afghanistan bowled well as well. तो उस केस में इतना तो बनता था, मतलब हर मैच में हारिस सोहेल, बाबर आजम वगैरह नहीं चलने थे, कुछ क्रेजी मिस्टेक्स भी हुई. लेकिन जिस तरह हम नॉर्मली पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन्स देखते हैं ना कि एक क्रेजी मैच ज़रूर होता है जिसमें रनआउट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो क्रेजी स्टफ होता है, वो अच्छा है कि वो अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ वो मैच हो गया जिन्होंने उस पर कैपिटलाइज नहीं किया, जिसमें 3 रनआउट्स भी हो गए, जिसमें कैच ड्रॉप्स भी बहुत हुए थे वगैरह वगैरह वगैरह. तो इट एक्चुअली वर्क फॉर अस कि हमारा बैड गेम जो था ना फील्डिंग वाइज एंड बॉलिंग वाइज एंड अदर जो ब्रेन फार्ट्स इनके हुए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट आया. हेड्स ऑफ टू हाबरियाज, ब्रोकन फिंगर के साथ खेल रहे थे. इमाद वसीम एज कूल एज ऑलवेज. स्टार्ट में इमाम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. बाबर एज ऑलवेज वेरी वेरी गुड. आई थिंक थोड़ा सा भी मसला ये हो गया कि हमारे ओपनर्स जो है ना वो इवन अगर स्टार्ट लेते हैं ना तो वो क्लोज नहीं कर पाते, ठीक है. तो बाय द टाइम बाय 15 ओवर्स और बाय 10 ओवर्स हमारे दोनों ओपनर्स हैं उनमें से एक तो चला ही गया होता है. तो आई थिंक दैट इज अ कॉज ऑफ वरी. एंड इन द लास्ट मैच आई थिंक वी कुड हैव बोल्ड बेटर. हम थोड़ी सी हमारी एनर्जी कम होगी, हम थोड़ा सा अफगानिस्तान को हल्का लेने लग गए, ठीक है. यार देखो, मेरा जो ख्याल है ना इस मैच पे, बेसिकली एज फार एज आर बॉलिंग इज कंसर्न, तो शाहीन शाह ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. उसने 4 विकेटें ली, जो काफी अच्छी बात थी. आई थिंक आमिर जो है, इवन दो ही वाज इकोनॉमिकल, लेकिन क्लिनिकल नहीं था. उसको सर्टन ही शुड हैव पुश्ड ऑन विकेट्स लेने के लिए. बाकी वी रिस्ट्रिक्टेड देम टू अ टोटल. हम इससे बेहतर कर सकते थे मेरे ख्याल से. हम शुरू में जिस तरह बॉलिंग जा रही थी तो हम इनको अंडर 200 कर सकते थे, लेकिन अगेन न्यूजीलैंड वाली गेम की तरह हम थोड़े ढीले हो गए, एक लिहाज से आप कह सकते हो, ठीक है. बैटिंग में तो मैं बहुत इस टाइम पे डिसअपॉइंटेड हूँ फखर जमान में. आई एम रियली बिग फैन और मैं काफी उसको बैक करता हूँ. हर के करेगा परफॉर्म. और अब वर्ल्ड कप के ऑलमोस्ट कितने 7 मैच हो गए हैं और इसने 8 मैच हो गए हैं, सॉरी, और इसने अभी तक मतलब कुछ नहीं किया एक्सेप्ट फॉर दैट एक इनिंग्स 44 वाली, आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी. तो काफी हद तक ये डिसअपॉइंटिंग था. लेकिन इमाद वसीम मैडी जो है अपना, वो मतलब उसने अपने आप को ना, उसने अपने जो फैंस हैं ना, क्रिटिक्स हैं, उनको काफी बड़ी शट अप कॉल दे दिया कि भाई मुझे तुम लोगों ने बहुत हल्का समझा हुआ था, लेकिन मैं मैच विन करवा सकता हूँ आपको. और आपने बात जो की बिल्कुल ठीक की अवैस, के इस पॉइंट तक पहुंचना नहीं चाहिए था. लेकिन इट्स गुड टू नो कि इवन इन एन इमरजेंसी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में लोअर डाउन द ऑर्डर आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो मैच जितवा सकता है. वहाब रियाज, उसने मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन इतनी कोई मैग्नानिमस नहीं थी इस सेंस में कि उसने बहुत ज्यादा रन या बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं ली, लेकिन जो उसका एटीट्यूड था ना और जो फाइटिंग स्पिरिट थी जो कि ही इज बीन शोइंग सिंस हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप गेम, ठीक है, वो मेरे ख्याल से फैंस ना वो ही इज वॉन द फैंस हार्ट्स. और वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप के बाद स्पेशली फैन फेवरेट बन जाएगा. एक उसकी फिंगर जो पिंकी फिंगर है वो बिल्कुल फ्रैक्चर हुई हुई है, टूटी हुई है. उसके बावजूद उसने मतलब छक्का भी मारा और एक चौका भी मारा. And he was instrumental with Imad Wasim in winning us the match.
सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे इमाद वसीम के कहूँगा कि हाँ बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन आई थिंक जो वो बात है कि अभी भी ऑब्वियसली डाउट्स उस पर होंगे, लेकिन उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छी थी। बिल्कुल लेकिन ऐसा वहाँ ही पे होता आज है। कंट्रीब्यूशन की जो बात है, आई थिंक इट वाज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो छक्का था ना, आई थिंक उसी ने मोमेंटम शिफ्ट किया था। हाँ और आई थिंक द टर्निंग पॉइंट आई थिंक मैच का वो था कि जब गुलबदीन नाइब ने खुद अपने आप को दे दिया था, और उसके ऊपर तो आई थिंक वही मीम्स ही बन रही है कि बैटिंग भी वो खुद करेगा, बॉलिंग भी वो खुद करेगा, कैप्टनसी भी वो करेगा, तो ओपनर भी वही आता है। तो आई थिंक वो काफी जो है अजीब सा डिसीजन था, क्योंकि मुझे बिल्कुल सेंस नहीं बनी कि उसको ओवर क्यों आ गए, जबकि स्पिनर्स ने तो बिल्कुल ही, मतलब इवन इमाद वसीम जो कि बहुत अच्छे खेल रहे थे, उसे भी सबको उसने बिल्कुल टाइट रखा हुआ था। बहुत सारी चीजों में पड़ जाओगे, लेकिन वो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे बिल्कुल सही डिसीजन नहीं था। उसके पास बाकी काफी बॉलर्स पड़े हुए थे, उसको जरूरत नहीं थी अपने आप को देने की उस पॉइंट पे। और उसने कितने 18 या 20 रन खाए थे उस ओवर में, तो उसके बाद मतलब कोई कोई बिल्कुल सेंस नहीं बनती थी उसकी। हाँ ओवैस, मतलब व्हाट डू यू थिंक यार, ग्रैंड फ्लावर पे अब क्रिटिसिज्म बनते हैं फाइनली, क्योंकि कोलैप्सेस तो हमारी टीम के साथ बिल्कुल ही जैसे, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट मैच जिसमें हमने ब्रिलियंटली चेस किया था, लेकिन बाबर आजम हर मैच में नहीं चलेगा, हारिस हर मैच में नहीं चलेगा, तो फिर से एक बैटिंग कोलैप्स, मतलब अगर वो दोनों ना हो तो मतलब हाउ डू यू सी ग्रैंड फ्लावर का फ्यूचर विद द पाकिस्तानी टीम? Personally, I think Grand Flower is going to remain after the World Cup. उसमें एक रीज़न ये भी है कि जो बैटिंग कोलैप्सेस हो भी रहे हैं ना, तो उसमें टेक्निकल फ्लॉज इतने कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे। देर जस्ट बैड शॉट्स। इमाम बुरी शॉट खेल के आउट हुआ, बाबर वॉज अनलकी, 5-3-4 रनआउट्स हो गए, ठीक है, और कुछ वो अच्छी बॉल से हारिस भी आउट हो गया था। तो इवन दो जो कोलैप्सेस होते भी हैं पाकिस्तान के, दैट्स जस्ट बैड स्ट्रेटजी, बैड शॉट सिलेक्शन एंड नॉट नोइंग कि एक्सेलरेट कब करना है, कब 50 ओवर पूरे खेलने हैं। एंड इस केस में ग्रांट फ्लावर की कितनी कंट्रीब्यूशन होती है इस टाइप ऑफ नॉलेज को आगे देने में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बिकॉज ग्रांट फ्लावर प्लेड क्रिकेट 15 साल पहले, एंड I don't really know how relevant his knowledge is when it comes to modern ODI batting and modern ODI chasing, ठीक है। I think his role is to make sure कि पाँव आगे आता रहे, कोई किसी का सर ना गिर रहा हो बैटिंग करते हुए, या कुछ और मसले ना हो रहे हो, ऑफ सीजन में भी काम करते रहो, इन सीजन भी काम करता रहे। When it comes to chasing, that is up to the individual itself कि वो अपनी एक्सपीरियंस से साथ साथ सीखता रहे। और जो कोचेज उसको स्ट्रेटजी बताते हैं कि 50 ओवर सारे खेलने हैं, या पहले 20 ओवर में थोड़ी सी स्टॉपिंग करनी है वगैरह वगैरह, या बाबर को कहते हैं कि तुमने 50 ओवर सारे खेलने हैं, तो वो दैट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन। एंड इफ द बैट्समैन आर नॉट एबल टू फॉलो दैट, देन इट्स द बैट्समैन्स फॉल्ट एंड द कॉन्सिक्वेंटली द स्ट्रेटजी इटसेल्फ। अब हफीज हर पार्ट टाइमर पे विकेट दे रहे थे, उसमें तो ग्रांड फ्लावर को नहीं पकड़ सकते ना, क्योंकि वो तो बॉल को मिडल से मार के बाउंड्री पे आउट हो जाता है। बिल्कुल, हाँ वो तो सही है, लेकिन मतलब साजिद वही क्वेश्चन, लेकिन डू यू थिंक कि जो वैस की बात है कि ग्रैंड फ्लावर का रोल नहीं बनता, क्योंकि बैटिंग प्लान तो इनमें उसी ने देना है ना, कि अगर आप चेस भी करो, तेज खेलना, आहिस्ता खेलना। पे आउट हुआ, दूसरी बॉल थी, ठीक है, और कोई फखर समान की जो टेक्निक है ना, वैसे भी डिफेंसिवली अगर देखा जाए तो इतनी वो अच्छी नहीं है। एंड द सेम गोज फॉर अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स। बहुत से इंस्टेंस होती है कि बॉल कोई इतनी अच्छी नहीं होती, सिर्फ बुरी शॉट खेल के वो आउट हो जाते हैं। और हफीज के साथ जिस तरह मतलब कोई भी पार्ट टाइम स्पिनर, अवैस ने यही बात की थी, अब अगर कोई पार्ट टाइम स्पिनर आ जाता है तो वो काफी इंस्टेंस हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप में जिसपे वो आउट हो चुका हो। तो ग्रांड फ्लावर, अगर बैटिंग हमारी देखी जाए इन बिफोर दिस वर्ल्ड कप, तो जॉब काफी वो अच्छी कर रहा था अपनी, के बैट्समैन परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी टेक्निकल जो हमारे प्लेयर्स की क्या कहते हैं फ्लॉज, टेक्निकल फ्लॉज नजर आ रहे हैं हमारे प्लेयर्स के, और उस पे ग्रांड फ्लावर को ही कहना बनता है कि वही आपका बैटिंग कोच है। जहां तक उसकी रेलेवेंस की बात है, तो मेरे ख्याल से ही उसकी क्रिकेटिंग बेशक उसने काफी देर पहले खेला हो, लेकिन जो इस कोचिंग के सर्कल में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पता होता है कि गेम में क्या नई चीजें आ रही हैं, किस तरह एडजस्ट करना होता है, किस तरह अडेप्ट करना होता है, तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में उसको उस पर क्रिटिसिज्म डेफिनेटली बनती है। जहां तक उसको निकालने की बात है, तो जाहिर है मेरे ख्याल से अगर मिकी आर्थर निकलेगा तो फिर सारा वो एक क्या कहते हैं, वो एक टीम सी होती है ना कोचिंग की बनी हुई, तो वही बेशक सारी चेंज हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल अगर मिकी आर्थर जा रहा है तो ये भी शायद रहे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द इंग्लैंड इंडिया मैच, एंड सो इंग्लैंड डेंटेड आवर चांसेस ऑफ गोइंग थ्रू, मतलब वी कांट से कि फॉर श्योर कब होगा, लेकिन इंग्लैंड और इंडिया जो है, इंग्लैंड से हार गया। इंडिया वर द ओनली अनबीटन टीम इन द टूर्नामेंट एंड दे थ्रू अवे मैच, यू कांट से थ्रू अवे, लेकिन
मतलब उनके अंदर वो कोशिश नजर नहीं आई जिस तरह इंडिया प्रोफेशनली जितना खेलती है। एंड वी सॉ क्या सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर जो एनालिसिस कर रहे हैं लोग, जो पॉडकास्ट बाकी कर रहे हैं, जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स बैठे हैं फॉर, सब ने ये कहा कि यार शायद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि उन्होंने जानबूझ के मैच हारा। ये मतलब हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकते, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गाइस मतलब व्हाट डू यू थिंक ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज? और क्योंकि ठीक है कुछ चीजें थी जो आप कह सकते हो कि नेचुरली ये होना था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी सॉ क्या धोनी या यादव मतलब दे कुड हैव ट्राइड मोर, मतलब मिस्टेक ना जीतते लेकिन सिर्फ 5 आउट थे, तो अगर उनके 10 भी आउट होते थे तो इट वुडंट मैटर टू देम, तो वो कम से कम कोशिश तो कर सकते थे। Yeah, first of all, credit where it is due. England played very well. पिच फ्लैट थी, उनकी बैटिंग को सूट करती थी एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन्स किए थे। एंड एज एवरीबडी सेड कि उनके एंड में जो रन्स है ना वो 20-30 रन्स बहुत ज़्यादा हो गए थे उस पर्टिकुलर पिच पे। तो उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी। दे यूज द शॉर्ट बाउंड्री वेरी वेल, जो कि 59 मीटर्स की थी। तो एट एनी पॉइंट एक स्पिनर जो था ना या एक बॉलर जो था ना, ही वॉज एट ए डिसएडवांटेज, तो उसको काफ़ी इजीली से आप उस तरफ मार सकते थे। फॉर एग्जाम्पल बेस्टो के 6 सिक्सेस में से 5 सिक्सेस वो शॉर्ट बाउंड्री की तरफ थे, ठीक है। तो इंग्लैंड डिड दैट वेरी वेल। उसके बाद बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी थी, फर्स्ट 10 ओवर्स में बहुत अच्छी थी, लास्ट 10 ओवर्स में भी बहुत अच्छी थी, वो इंडिया ने भी किया हुआ है। फ्रॉम इंडियन परस्पेक्टिव और नाउ पाकिस्तानी परस्पेक्टिव एज वेल, मसला ये था कि दिस wasn't a must win game for India, ठीक है। Now we know कि when it's a must win game तो आपकी पैशन का लेवल ही कुछ और होता है, ठीक है। And that might not be true for teams like South Africa, New Zealand वगैरह, but teams like Pakistan, India, Australia who seem to thrive in a do or die situation, or who seem to thrive in knockout games, you want this type of edge to be in your game, you know, to elevate it to a higher levels. तो इस केस में इवन दो इंडिया ट्राइड, धोनी ने भी ट्राई की, सबने ट्राई की, बट यू कुड फील कि थोड़ा सा ना पैशन लैकिंग था। I really do think if this was a must win game for India, ठीक है, then they would have been bonkers, मतलब वो पागलों की तरह मारते रहते वगैरह वगैरह, वो कर ही लेते। एंड इवन इन दिस मैच आप देखो तो रोहित शर्मा जो था काफ़ी गलत टाइम पे आउट हुआ, गिवन कि वो 100 रन्स पे था, ठीक है। वो अगर 5-6 ओवर और भी स्टे करता ना, तो जो एंड में जो बहुत बुरी इक्वेशन बन गई थी ना, वो इस तरह ना होता, एंड दे कुड हैव चेस्ड इट। तो still I think it was a very good effort by India, and you can't say that it's a conspiracy, because as I said कि कोहली थोड़ा सा और स्टे करता या रोहित शर्मा थोड़ा सा और स्टे करता तो they would have done it, there is no question about it। एंड में 30 का मार्जिन इसीलिए आया कि 30 रन इंडिया ने ज़्यादा दिए थे, और ये कि कोहली और रोहित काफ़ी गलत टाइम पे आउट हुए। एंड इट ऑल्सो शोज कि इंडिया हैज़ अ वीक अंडरबेली इन द फॉर्म ऑफ देयर मिडिल ऑर्डर, उनको मसला होता है। सो इन दिस मैच रोहित शर्मा मेड 100, कोहली ने 50 कर ली, लेकिन फिर भी दिस wasn't good enough. So the other half, the other 4 or 5 batsmen couldn't score even 150 runs, ठीक है, 150 या 170 runs चाहिए, तो वो भी ना कर पाए थे। तो इट्स अ वेरी गुड टेम्पलेट टू फॉलो फॉर दी अदर टीम्स कि यार कि पहले जो इनकी 2-3 विकेट्स हैं ना उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, नाउ दैट धवन इज गॉन एज वेल। और अभी वो उनका एक राइट आर्म जो स्मॉल मीडियम पेसर था शंकर, वो भी चला गया, ठीक है। नया ओपनर आने वाला है, ठीक है, राहुल को मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप कर देंगे। तो गुड एफर्ट बाय इंडिया, दे डिड ऑल दे कुड, they were unlucky where, and let's see how that goes। मतलब I don't see any conspiracy in it। I do agree, हाँ कॉन्स्पिरेसी तो I don't think कि होगी इस मैच के अंदर जो था, क्योंकि आप किसी को उस तरह मतलब अंडर रेडार नहीं ला सकते। अगर उन हार गए तो हार गए, मतलब इंडिया ने भी एक मैच हारना ही था। इंग्लैंड मतलब वही वाली बात है कि एप्रिसिएशन वेयर इट्स ड्यू, इंग्लैंड बिल्कुल बहुत अच्छा मैच खेली। प्लस एक और बात कि मतलब साजिद, इंडिया ने ठीक है वो मैच हार गई, लेकिन इंग्लैंड स्टार्टेड ऑफ ब्रिलियंटली एंड दे स्कोर्ड 160 ऑफ जस्ट 22 इंग्लैंड ने ओवर्स। जैसी भी विकेट थी, बेशक जैसे भी जितनी छोटी बाउंड्री थी, वी सीन के जो चाहल और यादव हैं ये कुछ ना कुछ निकाल ही देते हैं, तो इंग्लैंड को वहां क्रेडिट जाता है, उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया था। इंडिया ने बेशक मोमेंटम थोड़ा अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, उनको थोड़ा मतलब जो सिर्फ हम शुरू में जो मैच देख रहे थे पाकिस्तानी फैंस, वो तो काफी परेशान हो गए थे, वो कहते हैं ये 400 ना कर जाए यार, फिर तो बिल्कुल ही मैच उठ जाएगा। उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आई थी तो मेरे ख्याल से जब तक रोहित शर्मा खेल रहा था ना, तो
इंडिया का चांस मुझे पर्सनली लग रहा था, क्योंकि जैसे संजय मंजरेकर साहब हमें याद दिलाते रहते हैं कंसिस्टेंटली कि इन्होंने 3 डबल सेंचुरियां की हुई है, तो कल भी ऑलमोस्ट वो ना एक फेरी टेल किस्म की टेलर मेड लग रहा था कि रोहित शर्मा दोबारा डबल सेंचुरी करके ना इनको वर्ल्ड कप में मैच जितवा देगा। उसके बाद जो धोनी ने एंड पे आके किया है उसके लिए तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी, ठीक है, लेकिन एज अवैस सेड कि ये मस्ट विन सिचुएशन नहीं थी, और उन्होंने एंड पे आके धोनी भी, मैं आपको आप लोगों को पता ही होगा, धोनी इज एन अस्टूट टैक्टिशियन, तो उसने भी यही सोच के किया होगा यार मैच का हमारे लिए ना ही मस्ट विन है, तो हम ये क्यों ना कर लें कि अपना नेट रन रेट जो है ना वो बरकरार रख लें, हम कम से कम 300 तो क्रॉस कर लें। तो इसीलिए उसने एंड पे आराम आराम से खेल के विनिंग मार्जिन बहुत छोटा कर दिया था इंग्लैंड के लिए, और इंडिया की ये चीज फायदे में रह गई है। अब शायद ये चीज वर्कआउट ना करे एंड पे, शायद इंडिया माइट हैव टू फेस अ टफ अपोनेंट बाय नॉट इफ दे डोंट फिनिश फर्स्ट इन दिस ग्रुप, और अगर वो सेकंड पे आ गई तो वो थर्ड पे क्या पता उनको न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड को खेलना पड़े, होपफुली इंग्लैंड मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। तो बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद पाकिस्तान, लेकिन बाकी नेट रन रेट वाली मेरे ख्याल से डेफिनेटली बात है वो, वरना और कोई सेंस नहीं बनती है वो, अदरवाइज दे वुड हैव वेंट ऑल आउट ऑन इट। ठीक है, मैं मतलब आई वुड से कि हाँ धोनी ऑब्वियसली इट्स नॉट द सेम धोनी जो मैच फिनिशेस करता था, और वो थोड़ा सा जाहिर है उसकी हिटिंग में फर्क है, वो मार लेते हैं, लेकिन जाहिर है ही इज नाउ अ बेटर प्लेयर के जो आराम से मैच को लेके चले व्हेन इंडिया कोलैप्स, नॉट के जो है वो फिनिश उस तरह से करे जिस तरह वो पहले करता था। मतलब लेट्स टॉक अबाउट के मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, तो लेट्स कंटिन्यू विद इट। और रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई पाकिस्तान के अंदर, वी सॉ के जो है अब्दुल रज़ाक साहब एक चैनल पे बैठे हुए थे और उन्होंने फ्लो में एक बात बोल दी कि जो है कमरान अकमल ने कैच जानबूझ के छोड़े थे। उसके ऊपर कमरान अकमल साहब को जब ये पता चला, उन्होंने एक वीडियो रिलीज की कि जो है मतलब ये बहुत गलत बात की रज़ाक भाई ने, एंड आई एम वेरी सैड एंड एवरीथिंग। तो मतलब गाइस, हाउ डू यू सी दिस के फॉर्मर प्लेयर्स के बारे में? अभी हमने रिसेंटली देखा था कि सईद अजमल के बारे में अफरीदी ने बुक में लिखा था, फिर अजमल ने रिएक्ट किया था। तो ये फॉर्मर प्लेयर्स एक तो अपने खेलने करियर के बाद एकदम से हर चीज याद आ जाती है। दूसरी बात ये कि अगर आपने चलो इल्जाम लगा दिया तो या तो प्रूव करो, या कम से कम अपनी साइड ऑफ द स्टोरी पूरी तो बताओ। आपने बस एक शोशा छोड़ दिया कि यार ये हुआ था या हुआ होगा। मतलब फॉर द फैंस इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग कि आप कुछ लोग ऑब्वियसली कमरान अकमल की साइड कम लोग लेंगे, क्योंकि शायद उनका मतलब एक वो है कॉन्टेक्स्ट है कि अकमल ब्रदर्स कैन डू अ थिंग लाइक दैट, क्योंकि उन्होंने पहले की हुई है। लेकिन फिर भी मतलब आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हो तो डू यू थिंक वो अनफेयर है, मतलब किसी पे भी, चाहे वो अकमल ब्रदर्स में कोई भी हो? Yeah, I think that is primarily due to our industry, our media industry. आप वैसे भी देख रहे हो ना कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री में आप जितनी ज़्यादा तहलके वाली बात करोगे, जितने ज़्यादा आप रूड होगे, जितनी ही ज़्यादा आप शोर मचाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपको व्यूवरशिप मिलेगी। आई थिंक द प्राइम एग्जांपल हियर इज़ शोएब अख्तर। शोएब अख्तर की एनालिसिस कोई ख़ास नहीं होती, शोएब अख्तर कोई डीप बात नहीं बताता, लेकिन शोएब अख्तर हर मैच को ना फेंटा लगाएगा, वो उसको फेंटा लगाएगा, मैं उसको फेंटा लगाऊंगा, ठीक है। और हर वीडियो में ना एक बड़ी बात कर देता है कि यार के कुछ ना कुछ हो जाना है, या इंडिया निकल जाना है, न्यूजीलैंड आ जानी है, ठीक है। वो आई कैचिंग कुछ ना कुछ करता रहता है। तो एंड दैट गेट्स हिम अ लॉट ऑफ व्यूज। एंड इफ यू लुक एट अदर कंट्रीज जिसमें एथरटन, नासिर हुसैन, उस टाइप के एंकर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ देयर कंटेंट, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। और इसी वजह से जो मोहम्मद यूसुफ हो गए, सिकंदर बख्त हो गए, वो अभी तक जो है ना जियो सुपर और जियो न्यूज़ पे चल रहे हैं 5-5-6 साल से, जब तक कि उन्होंने लास्ट 3-4 ईयर्स में कोई पॉजिटिव बात नहीं की, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं की, कुछ नहीं कहा। एंड इन द सेम वेन फिर अब्दुल रज़ाक का भी आ गया, ठीक है। ही मस्ट हैव फेल्ट कि यार के ना ही इज़ नॉट अ ग्रेट प्रेजेंटर, ठीक है। उन्होंने अपने आप को ज़्यादा फेमस करना है, एंड सो दैट पीपल इनवाइट हिम मोर एंड मोर, उनको ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात करनी होगी। मे बी इट्स दैट, एंड मे बी दैट ही इज़ नॉट ट्रेंड इनफ इन मीडिया, और उन्होंने वैसे ही ना किसी वो सी बात करोगे उतनी आपको व्यूअरशिप मिलेगी, हिट्स मिलेगी। शोएब अख्तर बिल्कुल प्राइम एग्जांपल है उसका, मतलब इतना फजूल उसका एनालिसिस होता है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही होती कि वो इतना बड़ा क्रिकेटर रह चुका है और हम यहाँ एक फ्रीलांसिंग स्टूडेंट्स होकर एनालिसिस कैसे दे सकते हैं। तो ऐसी बात है कि वो इसीलिए वो करता है क्योंकि आप प्लेयर्स का जब करियर खत्म हो जाता है तो वो लाइमलाइट में से हट जाते हैं, उनके लिए सिर्फ यही तरीका होता है वापस लाइमलाइट में आने का, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने का। इसलिए जो पुराने प्लेयर्स हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल सही है, हाँ मतलब आई डू एग्री कि जाहिर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, एंड मतलब दे इंस्टिगेट और इस तरह की वो बातें निकलवाते हैं कि जो है
प्लेयर मतलब खुद इस तरह की बात कर जाए, लेकिन हाँ लाइमलाइट में रहने के लिए भी बिल्कुल अटेंशन ग्रैबिंग बातें भी होती हैं। तो मतलब बिफोर वी रैप अप वही सवाल है, व्हाट आर आवर चांसेस ऑफ गोइंग थ्रू सेमीफाइनल? कि मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है, मुश्किल मैच है ऑब्वियसली। हमारी परफॉर्मेंस भी ज़ाहिर है एक मोमेंटम हल्का सा टूटा है क्योंकि मुश्किल परफॉर्मेंस थी, लेकिन वी हैव सीन के जब भी हम एक बुरी परफॉर्मेंस देते हैं उसके बाद वी कम बैक रियली स्ट्रांगली। तो हाउ डू यू थिंक हम बांग्लादेश के खिलाफ कैसे परफॉर्म करेंगे? कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? एंड हाउ डू यू सी के इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो मैच है हम क्या मतलब डू यू सी इंग्लैंड लूजिंग इट? Yeah, I'll be honest, I don't have a great feeling right now about our chances to go into the semi-finals. इसमें सबसे बड़ी रीज़न न्यूजीलैंड वाले गेम है. न्यूजीलैंड करंटली हैज़ अ लॉट ऑफ मसले इन देयर टीम. उनके सिर्फ विलियमसन और टेलर चलता है, उसके अलावा कोई नहीं चल रहा है टीम में. और उनके ये दो मसले जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं लास्ट 2 मैचेस में. एंड इंग्लैंड नाउ दैट देव कम इनटू अ रोल, ठीक है, उनको परफॉर्म कर दिए, बेस्टो फॉर्म में आ गया, रॉय भी फॉर्म में है, मॉर्गन वगैरह सब चल रहे हैं. तो इस केस में अगर कोई थोड़ी सी भी फ्लैट विकेट हुई ना, तो इंग्लैंड कैन बैट न्यूजीलैंड आउट ऑफ द मैच. वो इजीली दे आर केपेबल ऑफ दैट. एंड नोइंग न्यूजीलैंड्स बैटिंग, इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एंड इट विल बी हार्ड फॉर देम टू स्कोर दैट मच रन. अगर फ्लैट विकेट हुई तो फिर तो मतलब न्यूजीलैंड को कोई चांस ही नहीं है ना. इवन इंडिया couldn't stop them. तो फिर न्यूजीलैंड का बहुत मिस लग रहा है इवन. एंड इफ अगर थोड़ी सी बॉलिंग टाइप विकेट भी हुई तो फिर भी इंग्लैंड इज अ टफ टीम टू फेस एंड न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी मुश्किल होगा. एंड एज वी नो, व्हेन इट कम्स टू नॉकआउट मैचेस, आप यूजुअली देखते नहीं हो कि न्यूजीलैंड अपनी गेम जो है ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है, ठीक है. न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी क्लिनिकल टीम. दे टेक एवरी मैच के यार के हर मैच सीरियस है, हर मैच में प्रोसेस वगैरह फॉलो करने हैं, विच मीन्स कि यार कि चलो उनकी परफॉर्मेंस बहुत कंसिस्टेंट होती है. बट उसमें क्या होता है कि वो ना फिर ट्रांसेंड नहीं कर पाते इनटू अ नेक्स्ट लेवल टीम ड्यूरिंग नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें आपको ना एक प्लेयर या 2 प्लेयर चाहिए होते हैं जो कि अपनी ना वो इनिंग्स ऑफ देयर लाइफ टाइम या इनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. that has been lacking in New Zealand's team for many decades now. In the last World Cup जो सेमीफाइनल में जो एक ग्रांट एलियट ने वो इनिंग्स खेल ली थी, ठीक है, उससे पहले काफ़ी डिफरेंट प्लेयर्स ने इनिंग्स खेल ली थी, बट ऑन द फाइनल डे दे डिडंट शो अप एट ऑल. वो किसी ने वो इनिंग्स नहीं खेली. न्यूजीलैंड आर कमिंग ऑफ अ बैड परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन they're going to regroup और वो इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे अगेंस्ट इंग्लैंड. ठीक है, तो न्यूजीलैंड की डेफिनेटली कुछ इश्यूज नजर आए हैं. अवैस ने जिस तरह अवैस ने हाईलाइट किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनका विलियमसन और टेलर ही चल जाए ना, तो वही दे कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम यू. और द सेम गोज फॉर देयर बॉलिंग. तो न्यूजीलैंड आल्सो हैव 2 ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन लॉकी फर्गसन एंड ट्रेंट बोल्ट, जो अपने दिन पे किसी भी ऑपोजिशन को बिल्कुल उड़ा के रख सकती हैं. ठीक है, जो उसके बाद जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, तब तक ये न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाला हो चुका होगा. और जो इक्वेशन होगी ना, तो जो हमारे लिए विन का मार्जिन होगा वो तब तक पता लग जाएगा. कह सकूं कि हम उसी मार्जिन से टीम को हरा लेंगे बांग्लादेश को. लेकिन अगर न्यूजीलैंड हरा देना तो मुझे काफी अच्छी फीलिंग होगी अपनी टीम के थ्रू जाने के लिए. एंड दिस इज डिस्पाइट दैट वी हैवंट बीटन बांग्लादेश इन एन ओडीआई फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. लेकिन अभी भी वर्ल्ड कप के लेवल पे हमारी टीम मुझे लगता है हमें लेट डाउन नहीं करेगी अगेंस्ट बांग्लादेश. एंड आई माइट बी रॉन्ग, बट दैट्स हाउ आई फील. बिल्कुल सही है ना. वी आर रियली होपफुल कि इंशाल्लाह कि जो है इंग्लैंड अपना मैच हार जाएगा, पाकिस्तान अपना जीत जाएगा. एंड इवन इफ इंग्लैंड जीत जाता है, एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी टीम ने एफर्ट की है, बहुत आगे तक पहुंचे हैं और उन्होंने मतलब मेहनत करके अपने मैचेस जीतते हैं. बाकी टीम्स का ठीक है, हमें अक्सर दुआओं की वजह से हमारे एंड पे हमारी तरफ वो रिजल्ट्स चले जाते हैं अक्सर. एंड होपफुली इस बार भी जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी जाते तो वी शुड गिव क्रेडिट टू द बॉयज कि उन्होंने एफर्ट किया है. एंड इंशाल्लाह दे विल विन ओवर बांग्लादेश एंड होपफुली न्यूजीलैंड विल डिफीट इंग्लैंड. And inshallah we'll go through the semi-finals. So thank you guys. This is it. And let's hope कि जो है हम जब आगे एपिसोड्स करें हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की सेमीफाइनल्स के बारे में भी बात करें और वो पाकिस्तान उधर तक पहुंच जाए. So thank you and let's meet in the next episode. Thank you.